फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आज देखोगे ये दिन तो पहला ही है, मतलब डे वन, क्योंकि कल वाले रात को 9 बजे के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैं वहाँ से निकला। पर आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट डे था। ठीक है, अभी तक तो जो भी कुछ था दिमाग में था कि हाँ हाँ चला लेंगे, साइकिल ही तो चलानी है, कोई बात नहीं, चला लेंगे। पर वो आज का अभी ये जब मैं बोल रहा हूँ, आप ने इससे पहले की कुछ क्लिप में देखा होगा कि कैसे बैंड बज गई, कि दिख रहा है कि आपको यार साइकिल ही तो चलानी है। पर जब चढ़ान आती है, एक फ्लाईओवर आता है, और फ्लाईओवर तो नहीं है वहाँ पे, मतलब वो पहाड़ों की चढ़ान है, और 11 किलो से ज़्यादा का बैग पीछे बंधा हुआ है। और उसके बाद मेरी प्रायोरिटी थी कि काठमांडू शहर कब ख़त्म होगा। तो एक थानकोट जगह है, थानकोट के बाद काठमांडू ख़त्म हो जाता है, फिर आप आ जाते हो एकदम पहाड़ों और जंगलों के एरिए में। तो और मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि नेपाल की भौगोलिक जानकारी के बारे में, क्योंकि अब जाके लैंग्वेज प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती थी, क्योंकि गाँव के अंदर जो छोटे छोटे घर हाईवेज़ पे होते हैं उनको हिंदी आती है नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं अब शुरू होनी थी। तो अभी पहली जो समस्या थी जो मैं फ़ेस कर रहा था, वो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो ट्रक बहुत नज़दीक से गुज़र रहे थे, रोड कम चौड़े थे और ट्रक बहुत ही कम गैप के साथ गुजर रहे थे। मैं जबकि अपना पूरा लेफ़्ट साइड में चिपका करके साइकिल चला रहा हूँ, पर ट्रक रोड इतने पतले थे कि ट्रक एकदम टच करते हुए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि मैंने नेपाल का फ्लैग बिल्कुल ऐसे लिटा करके हाईवे की तरफ को निकाल करके मैंने साइकिल चलाई है, और कई बार ट्रक उस फ्लैग को टच करते हुए निकले हैं। इसलिए ये मुझे मालूम था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने वो फ्लैग को एक फ्लेक्सिबल लोहे की तार पे बांधा हुआ था ताकि वो टूटे ना, मतलब, और वो फ्लैग की वजह से ट्रक थोड़ा दूर से गुजरे। तो आपने अब मैं इस वीडियो के एंड में, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे दिन के बाद मैंने क्या सोचा और क्या क्या हुआ। तो आप देखो वीडियो बाकी का, फिर एंड में मैं आपको कंक्लूज़न दूंगा। अभी मैं 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आया हूँ। कुछ जगह तो चलाया है, कहीं पे जाके बहुत खड़ी चढ़ाई आ गई थी तो पैदल पार किया है मैंने, क्योंकि बैग का वज़न और बैग का पीछे होना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है मेरे लिए। और अभी मैं उस चढ़ाई के बाद में, अब वो चढ़ाई के ऊपर जो टॉप होता है वहाँ पे हूँ। अब यहाँ से ढलान शुरू होगी, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करके फिर मैं उतरूँगा। और बारिश आने वाली किसी भी टाइम। मेरे पीछे आप बादल देख रहे हो, वो बादल की तरफ भी मेरे को जाना है और वो बादल भी मेरी तरफ पड़ रहा है, मतलब कभी भी बारिश हो सकती है। तो बारिश होने से पहले मैं किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहता हूं जहां मुझे सिम मिल जाए और 1 घंटा रेस्ट कर लूं, फिर देखता हूं। आज में मुझे काठमांडू शहर पार करना है, तो देखते हैं बाकी। एक बारिश आने वाली है। ये चंद्रागिरी है, चंद्रागिरी। यहाँ पे वो पहाड़ के ऊपर देखो बादल, कितने बारिश वाला मौसम हो रहा है। वो ट्रॉली है, वो ट्रॉली जा रही है, वो ट्रॉली। मुझे इन पहाड़ियों को पार करना है। ये अब तक की सबसे खड़ी चढ़ाई है और 1 किलोमीटर हो चुका है मुझे। साइकिल को, मतलब क्या कहते हैं इसको, पैदल चलते हुए साइकिल के साथ 1 किलोमीटर से चल रहा हूँ। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है अब तक की, आगे का पता नहीं मुझे। जितना सोचा था उससे काफ़ी मुश्किल है पहला दिन, पर डजंट मैटर। हर चढ़ाई के बाद ढलान भी तो आती है, तो उसमें मज़े से हवा मिलती है और उतना ही टाइम सेव हो जाता है। अगर ये प्लेन सड़क हो तो मैं एक एवरेज स्पीड पे चलूँगा, अभी मैं पैदल चल रहा हूँ। तो
ढलान आने पे उतना ही डबल ट्रिपल स्पीड हो जाती है। सिम मैंने लिया नहीं है, एक्चुअली मिला नहीं मुझे, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को नेपाल बंद होता है, काठमांडू बंद होता है। जैसे हमारे यहाँ संडे होता है, यहाँ सैटरडे को देखो सैटरडे को यहाँ बंद होता है। ट्रकों से मेन प्रॉब्लम है। ट्रकों का मेन रिस्क है, हमेशा लेफ्ट में चलना है। और पहला दिन है, बाकी मैं अभी जहाँ रुकूँगा तो मैं वहाँ स्ट्रेटजी बनाऊँगा। सिम मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं किसी के टच में भी नहीं हूँ। पेन बाइक ने कहा था मुझे अपनी लोकेशन सेंड करते रहना, तो मुझे सिम मिला ही नहीं। यहाँ सारी दुकानें बंद है। देखता हूँ अगर कहीं वाईफाई वगैरह मिल गया। काठमांडू शहर ख़त्म हो चुका है। थानकोट जो है वो मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट था काठमांडू का। अब जंगल और पहाड़ शुरू होंगे, देख लो। आपको दिखाने के लिए मुड़ा, साइकिल पीछे जाने लग गई। ओके, अब ढलान शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप मौसम देख रहे हो कैसा है। ढलान शुरू हो चुकी है और अभी टाइम 2:30 बज रहा है। 3 साढ़े 3 बजे मैं कुछ खाने की जगह ढूंढूंगा, रेस्ट करूंगा 1 घंटा और फिर देखता हूँ कितनी दूरी कवर करता हूँ। और जो भी आसपास आबादी वाली जगह मिलेगी वहाँ पे स्टे करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो कुछ चीज़ें कहने में बड़ी आसान होती है, तो मतलब शुरू तो कर दिया था। अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में कंक्लूज़न में मैं आपको डे 1 में मेरे दिमाग की स्थिति क्या थी और ईमानदारी से किस तरह के विचार मेरे दिमाग में आए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जिसको साइकिल जर्नी के हिसाब से मत देखो, ये लाइफ के अंदर भी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई फ़ैसला लेते हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, कोई करियर के लिए कोई फील्ड चुनी हो, कोई एजुकेशन के लिए कोई फील्ड चुनी हो, तो उस समय दिमाग में क्या क्या आता है आप उस सिमिलर चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। और फिर कैसे मैंने उन पर विजय हासिल करी अपने नेगेटिव थॉट्स पे। तो हुआ ये कि जब काठमांडू सिटी में तो बड़ा जोश था। 12 बजे निकले थे, दोस्त ने विदाई करी और उससे 1 दिन पहले ना मैंने, मतलब 2 दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया जो भी जैसे नॉर्मली सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, उन सब पे ये शेयर कर दिया था 1-2 दिन पहले ही। तो जो दोस्त वगैरह थे, अरे वाह कीप इट अप, वेल डन। मेरे एक दोस्त ने तो अपने डीपी में लगा दिया कि राकेश शर्मा जी काठमांडू से दिल्ली तक आ रहे हैं साइकिल से, और ये सब चलने लगा। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब इस बात को अप्रिशिएट करने की बजाय उन्होंने मुझे ये कहा व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि नहीं आप तो डिस्टेंस जो है काठमांडू से दिल्ली तक का डिस्टेंस आपने ज़्यादा लिखा है। मतलब मैंने लिखा था ना कि 1400-1500 किलोमीटर, उन्होंने गूगल किया तुरंत। मतलब आप देखो मनोस्थिति देखो, क्योंकि ऐसा किसी को रटा तो नहीं होगा काठमांडू से दिल्ली कितने किलोमीटर है। उन्होंने गूगल किया, उससे वो डिस्टेंस चेक किया, डिस्टेंस 1100-1200 के बीच में आया। तो मैंने 1400-1500 क्यों लिखा है, मतलब मैं बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये आपने ज़्यादा बताया है, और ये मेरे जान पहचान वालों की बात बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्या सच में मैंने ज़्यादा बताया? एक्चुअली में जब मेरी पेन बाइक वालों से बातचीत होती थी 2-3 दिन में, जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि इस तरह की जर्नी में आप बहुत कई 100 किलोमीटर तो आप डी रूट की वजह से चला लेते हो। डी रूट का मतलब होता है कि जैसे आप अपने रूट से हट गए, डाइवर्ट हो गए, आप या तो रास्ता भटक गए, या आपने कोई गलत कट ले लिया, या आपकी प्लानिंग में चेंजेस आ गया। तो इसमें भी ये चीज़ें होती जो आगे आपको दिखेगा कि मैं सही था। तो मैंने तो अपने हिसाब से वेरिएशन 200-300 किलोमीटर का लिया था, पर वो और भी ज़्यादा हो गया था। तो डी रूट बोलते, तो इसलिए उसको लिया। और
सबसे बड़ी बात थी कि जिस दिन मैंने जर्नी शुरू करी 10 अगस्त 2019 को, उस दिन सैटरडे था। और सैटरडे को नेपाल में संडे होता है, मतलब जैसे इंडिया में जो संडे होता है पूरा हॉलीडे, तो नेपाल में वो दिन सैटरडे होता है। सैटरडे के दिन छुट्टी होती, तो उस दिन सारी दुकानें बंद थी। और मेरे पास वहाँ पे सिम नहीं था, क्योंकि मैं मोबाइल यहाँ से जो लेके गया था वो वहाँ से वाईफाई के थ्रू चलाता था जहाँ पे मैं रुकता था। तो रास्ते में मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, कोई मुसीबत आ गई तो कैसे मदद मांगूंगा, कैसे पेन बाइक के संपर्क में रहूँगा। उन्होंने कहा आप हमें लोकेशन भेजते रहना बीच बीच में कि आप कहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं सिम खरीदने जाऊँ, सिम ही ना मिले। तो मैं पहला दिन तो मेरा पूरा का पूरा बिना सिम के मेरे चला। और बीच में ये भी बताऊंगा, जब मैंने पहली बार अपनी वाइफ़ के साथ ये शेयर किया कि मैं साइकिल से आ रहा हूँ, तो उस समय क्या सिचुएशन थी, ये मैं मतलब इसको मैं इस बीच में नहीं बताना चाहता, क्योंकि एक लंबा एपिसोड है। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगा बीच में कि जब मैंने पहले दिन अपनी वाइफ़ को ये बताया कि मैं तो दिल्ली आ रहा हूँ और कैसे आ रहा हूँ, तो उसका क्या रिएक्शन था। तो जैसे ही मैंने काठमांडू थानकोट पार किया, थानकोट के बाद मतलब फिर वो जंगल एरिया शुरू हो जाते, पहाड़ वगैरह, चंद्रागिरी, ये सब चीज़ें। तो काठमांडू तक तो सिटी था, फिर भी चढ़ान काफ़ी थी। अच्छा, नेपाल में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, धूल बहुत थी। एक तो गर्मियों का सीज़न था, तो धूल बहुत थी, हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट थी। मतलब इवन मेरे को मास्क लगाने पड़ गए। मैं एक मास्क लेके चला था, 1-2 मास्क। उस समय कोविड वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, कोविड आया था 2020 में, ठीक है। तो मतलब जो भी मैंने रिकॉर्ड किया ना पहले दिन, वो बहुत कम किया। और किस चीज़ से किया, मेरे पास एक वो जो ब्लैक आईफोन, जिससे मैं अभी तक भी लास्ट ईयर तक वीडियो, अभी कुछ महीनों पहले तक बनाता रहा था, उसके ख़राब होने से पहले तक, वो उसी से मैंने वीडियो शूट किया। और एक ये फ़ोन होता था मेरा। तो कुछ वीडियो में बहुत ज़्यादा हाथ हिल रहा होगा, कोई वीडियो सही नहीं होगा, तो आप समझ सकते हो कि उस समय किस इस सिचुएशन के अंदर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो अब आते बात विचार क्या क्या आए दिमाग में। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब मैं वो चढ़ान चढ़ रहा हूँ, तो मेरे चश्मे के ऊपर आपने पानी की बूंदें देखी होंगी। आप सोचोगे वो काय की बूंदें होंगी, वो बूंदें पसीने की थी। मैंने अपने पसीने को पिया है। कैसे पिया है कि जब आप चलते हो तो चश्मा मेरा, मैं गोल चश्मा पहनता हूँ, वो यहाँ टच करता है, माथे का उस पर आता है, वो उससे कई आप ऐसे चल रहे हो, आपके नाक के यहाँ पे पानी की, पसीने की बूंद टपकती है। कई बार वो ऐसे बह के मुंह पे आती है, मतलब आपके ना चाहते हुए पसीना आपके मुंह में जाता है, चश्मे से टपक रहा है। आप देखना वो चश्मे पे काफ़ी पानी की वो जो बूंदें हैं, मतलब जो पसीने की बूंदें हैं। फिर आगे जाके तो रास्ते में झरने वगैरह थे। तो बीच में एक ऐसे दिन भी आए कि मतलब वो मैं डे बाय डे आपको बताता रहूँगा। तो जो चश्मे पे जो बूंदें हैं वो पसीने की बूंदें हैं, पसीना मुंह में जा रहा था, पूरे कपड़े गीले हो रहे थे। हर मतलब गीले कपड़ों के साथ आपको साइकिल चलानी पड़ रही है, आपके कपड़े पूरे पसीने से गीले थे। और इससे पहले आपने कोई फ़िज़िकल ऐसा कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं लिया, तो बहुत ज़्यादा शाम तक शुरू का जो जोश था वो पहले 2 घंटे में ख़त्म हो चुका था। शाम होते होते जब कोई रहने की जगह ही नहीं मिल रही है, मतलब कोई जगह ही नहीं आ रही है रहने की, तो मैं धीरे धीरे मेंटली टूटने लगा। विचार आने लगे कि यार मैंने गलत पंगा ले लिया है, ज़्यादा होशियारी के चक्कर में तू आ गया है, इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया है, इतना ही आसान होता तो दुनिया नहीं कर लेती, हर कोई नहीं कर लेता, ऐसे ऐसे विचार आने लगे। अच्छा, उधर से पेन बाइक में विजय जी ने बोला कि अरे यार ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लोग तो 200-250 किलोमीटर एक दिन में चला लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे से क्यों नहीं चल पा रही है, मैं तो अभी 100 किलोमीटर भी नहीं चला पा रहा हूँ। मतलब एक उस बात की भी एक कहीं ना कहीं हीन भावना कह लो या इनसिक्योरिटी कह लो, ये भी विचार एक दिमाग में आ रहा था। शाम होते होते तक जैसे अंधेरा होने लगा तो मुझे डर लगने लगा, मैं डरने लग गया कि हाईवे के ऊपर है, लूटपाट हो सकती है, कोई भी जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, और रहने वाली कोई जगह ही नहीं मिल रही है। मतलब मैं घबराने लगा, मैं आपको सही बताऊं तो उस समय मेरे अंदर एक डर पैदा होने लगा, घबराने लगा। उस घबराहट में मेरा जितना भी दर्द था, जितना भी पेन था, जितनी भी थकावट थी दिन भर की, वो सब गायब हो गई। और वो डर की वजह से साइकिल चलने लगी तेज़ 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 तेज़। फिर जा कर के एक जगह आई, मैं जगह अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, उसका नाम खजूरी खुरेजी ऐसा कुछ नाम था, मैं अभी यहाँ लिख दूँगा आपको जब वीडियो को इसको ऐड करूँगा उसमें। तो उस जगह पर मेरे को एक गेस्ट हाउस मिला। उस गेस्ट हाउस में उसने मुझसे कुछ 1000 रुपये लिए, 1000 या 900 रुपये लिए, नेपाली मतलब हमारे 600-650 रुपये नेपाल के 1000 रुपये होते हैं। तो हमारे 600 रुपये नेपाल के 1000 होते, तो उसने मेरे से कुछ 900 या 1000 रुपये नेपाली लिए। और फिर मैं वहाँ रुका। और जब मैं अब मेन जो चीज़ बताता हूँ, क्योंकि अगले दिन का वीडियो मैं वहाँ से शुरू करूँगा जब मैं वहाँ से निकला उस जगह से। तो जब मैं वहाँ रुका, मैं कमरे के अंदर पहुँचा तो मैं आंसुओं से रो रहा था।
मैं रो रहा था, आँसू मतलब मेरी आँखों में आँसू थे और मैं रो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। ना मेरे बॉडी में कोई दर्द हो रही थी उस समय, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि मेरे कोई दर्द हो रही थी या कुछ, और मैं बिल्कुल सही सलामत था और मैं एक जगह पर पहुँचा हुआ था और मैं रो रहा था। और मैंने फिर सबसे पहले वहाँ पर वाईफ़ाई कनेक्ट किया, या शायद नेटवर्क तो मतलब ही नहीं है, वाईफ़ाई ही कनेक्ट किया होगा। वाईफ़ाई कनेक्ट किया उस होटल का, छोटा सा गेस्ट हाउस था, और मैंने फिर वाइफ़ से बात करी व्हाट्सएप के थ्रू। और मैं उस समय फिर शायद फेसबुक पे भी मैं लाइव हुआ था, यूट्यूब पे तो नहीं है। अगर मेरे को मिला तो मैं ज़रूर ऐड करूँगा, या आगे कभी मिला, क्योंकि 3 साल पुरानी बात है, बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं दोनों जगह पे अपने कंटेंट डाल रहा था, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैं आंसुओं से रो रहा था। वो बहुत टाइम बाद जाके मुझे ये मालूम पड़ा कि वो जो रो रहा था मैं, आँखों में आंसू आ गए थे, वो एक्चुअली में खुशी के आंसू थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था कि अब क्या होगा। मैं पहाड़ों के बीच में, जंगल में, रात को, जहाँ आदमी नहीं, कहीं कुछ पता नहीं, कोई मदद नहीं, कोई फ़ोन नहीं कनेक्ट है, मैं फ़ोन नहीं कर सकता किसी को, कुछ भी नहीं। तो वो जो ऑटोमेटिकली अवचेतन मन की खुशी थी ना, अवचेतन मन के डर ने मेरे उस दर्द को गायब कर दिया और मैंने साइकिल चलाई। और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ होटल में पहुँचा तो वो खुशी के आंसू थे, मतलब वो मैं खुश नहीं हो रहा था, मैं नॉर्मल था, पर मैं धड़कन तेज़ थी और मैं रो रहा था। तो बड़ा मैं, मतलब वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद वहाँ मैं नहाया, मैंने अपने कपड़े वगैरह सुखाए, और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह निकला। तो जब डे 2 करूँगा तो मैं डे 2 में आपको बताऊँगा कि डे 2 कैसा गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जर्नी सही लग रही होगी कुछ। चलो ओके, अब मिलेंगे इस जर्नी वाले में कल रात को 9 बजे डे 3 पे। ओके।